बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था रदरफोर्ड। आज हम पढ़ेंगे रिजल्ट ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसका रिजल्ट पढ़ने हैं, ये बहुत अहम है। इसको जरा देख रहे हैं। इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं इसके अंदर से। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये याद है आपको, सारा कन्फर्म है। तो इसके अंदर सारी वही कहानी है कि अल्फा पार्टिकल को हमने गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल कराया। अच्छा, पहला पॉइंट पढ़ो जरा। Since most of the particle pass through the foil undeflected, हमने क्या कहा था कि 20,000 पार्टिकल थे, तो 20,000 पार्टिकल में से ज्यादातर पार्टिकल सीधे गुजर गए। और वो कितने थे? लेट कर लो 19,000 पार्टिकल सीधे गुजर। ये आपने लिखनी नहीं है वैल्यू, लेकिन ध्यान में रखना है। तो ज्यादातर पार्टिकल सीधे गुजर गए। इससे क्या साबित होता है, क्या प्रूव होता है कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे क्यों गुजर गए? आपका माइंड क्या कहता है? नहीं, वो तो गोल्ड फॉइल के अंदर से गुजरे हैं ना। ये जो गोल्ड फॉइल बनी हुई है आपकी, ये देखो, ये सारी गोल्ड फॉइल बनी हुई है, इसके अंदर से सीधे गुजर गए। क्यों सीधे गुजर गए? क्योंकि वहां पे एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा थी, खाली जगह थी। खाली जगह थी तो वो सीधे गुजरे। अगर खाली जगह ना होती, कोई चीज होती रुकावट, तो पहला पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे गुजरने से क्या समझ में आ रहा है आपको? जगह खाली थी। तो यही बात वहां पे कह रहा है कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे गुजर गए अनडिफ्लेक्टेड। इससे क्या साबित होता है? देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। जो एटम ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है वो ज्यादातर क्या है? खाली। खाली है तो वो ज्यादातर सीधे गुजरे, और खाली ना होता सीधे नहीं गुजरने थे। यहां तक क्लियर होगी बात? पहला पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यू पार्टिकल प्रूव। अब कुछ पार्टिकल टकरा के बेंड हो गए थे एंगल बना के। इससे क्या साबित होता है? खाली जगह नहीं है। दूसरे नंबर पे अल्फा पार्टिकल मैंने बताया था पॉजिटिव है, और ये भी सेंटर भी क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है? रिपेल। तो वो टकरा के बेंड ही होगा। इससे ये साबित हुआ कि जो एटम का सेंटर है वो पॉजिटिव है। यहां से क्या साबित होता है? सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। उसने से क्या नाम दिया? कहता वो टकराएगा, टकरा के बेंड हो जाएगा। इससे क्या साबित होता है कि जो एटम का सेंटर है, लेट को लोग 20,000 थे तो सिर्फ 990 पार्टिकल बेंड हुए। इससे क्या साबित होता है कि जो न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, कि वो पॉजिटिव चार्ज है। यानी इससे मैं देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बात कही थी? मैंने कहा था कि ये रदरफोर्ड में बताएगा एटम की स्ट्रक्चर क्या है, कि प्रोटॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और न्यूट्रॉन कहाँ पे है। तो इसने पहली बात हमें क्या बताई कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। दूसरी बात उसने क्या बताई कि एटम का जो सेंटर है वो क्या है? पॉजिटिव। यानी कि जो प्रोटॉन है वो कहाँ मौजूद है? सेंटर में। ये सबसे पहले किसने बताया? रदरफोर्ड ने। यहां तक समझ आ रही है ना बात? अब वो जो मैंने स्टार्ट में बात की थी वो उसका प्रूफ दे रहा है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम का सेंटर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया। यानी कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला सबसे पहले कौन है? रदरफोर्ड। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर तीसरे पहले जो थे सीधे गुजर गए, दूसरे टकरा के बेंड हो गए। तो तीसरे नंबर वाले कौन से थे? वापस, गुड, शाबाश। तो कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो टकराएंगे और टकरा के वापस आ जाएंगे। अच्छा, टकरा के वापस क्यों आए? अच्छा, अगर ये मैं बुक लूं, बुक के ऊपर मैं कहता हूं ये बाल लो आप, ये बुक के मारो ऊपर, तो बुक के साथ टकरा के बाल वापस आपके पास आएगी कि वहां पे टकरा के नीचे गिर जाएगी? अगर मैं कहूँ यही बाल आप दीवार पे मारो, तो दीवार में जब आप मारोगे तो टकरा के नीचे गिर जाएगी कि आपके पास वापस आएगी? क्यों? गुड, शाबाश। और बुक हार्ड कम है। अगर कोई चीज किसी ऐसी चीज से टकराती है जो हार्ड हो, तो क्या होता है? वो टकरा के वापस पलट आती है। इसका मतलब जब ये अल्फा पार्टिकल इसके साथ टकराया न्यूक्लियस के साथ,
तो टकरा के क्या होगा, ये वापस आएगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियस जो है, सेंटर ऑफ एटम क्या है, हार्ड है, डेंस है, तभी तो वो रीबाउंस हो रहा है। कोई भी चीज रीबाउंस कब होती है, जब वो किसी हार्ड या डेंस चीज से कोलाइड करती है। यहां तक समझ आ गई बात की। यहां पे हमने थर्ड पॉइंट में ये समझाया है, रीबाउंस का मतलब ये है कि आपकी अल्फा पार्टिकल जिससे टकरा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड और डेंस है, या सिंपल लफ्जों में जो सेंटर ऑफ एटम है या न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड और डेंस है। 4 पॉइंट देखो, 4 पॉइंट के अंदर पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिंस अ फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, सिर्फ चंद पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि मैंने बताया था ना कि ये एंगल बना के मुड़ जाते हैं। कितने पार्टिकल थे वो, 990। इससे क्या साबित होता है, इट शोज द साइज ऑफ द एटम इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब देखो ज्यादातर पार्टिकल सीधे गुजर गए, इसका मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। जो टकरा के बेंड हुए वो सिर्फ और सिर्फ कितने पार्टिकल थे, 990। इससे क्या साबित हो रहा है कि जो सेंटर है वो बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, या दूसरे लफ्जों में सेंटर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। सेंटर का मतलब क्या है, तो न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। किसकी निस्बत, एटम की निस्बत। अब देखो ना न्यूक्लियस का ये साइज किसका है, ये येलो जो हो गया, ये येलो किसका साइज है, पूरे एटम का। ये येलो किसका साइज है, दोबारा देखो, अब देखना ये जो पूरा मैं आपको येलो करके दिखाऊंगा, ये पूरा साइज किसका है, एटम का। ये वॉल्यूम ऑफ एटम है। इसकी निस्बत ये देखो, न्यूक्लियस का कलर चेंज होगा अब। इसकी निस्बत ये देखो, जो न्यूक्लियस का कलर है या न्यूक्लियस का साइज है पूरे एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत ही छोटा है। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस या सेंटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द पूरे एटम की निस्बत जो एटम के न्यूक्लियस का वॉल्यूम है बहुत ही छोटा है। समझ तो नहीं आ रही बातें, ऊपर से गुजर रही हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 5 पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा ये एमसीक्यूज भी आता है और बहुत अहम है, बताता हूँ बाद में। सिंपल लफ्जों में कहता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। ये देखो जरा इस तरह ना, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। अच्छा यहाँ पे ना उसने एक लफ्ज बोला है रिवॉल्व, उसने ऑर्बिट का नाम नहीं दिया, शेल का नाम नहीं दिया, ये बात ध्यान में रखनी है। रदरफोर्ड ने सिर्फ ये कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। उसने ऑर्बिट या शेल का नाम दिया नहीं दिया। तो ये बात ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस का तो कॉन्सेप्ट उसने रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन जो था ऑर्बिट या शेल का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने नहीं दिया, वो बोहर ने दिया था। ये बोर्ड में एमसीक्यू बहुत आता है, वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा जब बोहर पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। समझ आ रही बात की। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, पॉइंट है, एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये मैं आपको समझाता हूँ इसके जरिए, फिर आपको समझ आएगी। ये हमारे पास कौन सा एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है जी, तो फिर मैंने कहा था 10 एलिमेंट याद रखने हैं। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर भी, तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 1, गुड शाबाश। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। अच्छा एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, उसने यही बात नहीं की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, टोटल चार्ज कितना आएगा, तो वो यही बात ही कह रहा है, एन एटम में होल इज अ न्यूट्रल। कि अगर हम पूरे एटम को देखें ना, उसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही, क्यों, क्योंकि उसके पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जवाब हमारा क्या आता है, 0। तो होल पूरा का पूरा एटम असल में न्यूट्रल है। इसी तरह देखो ये किसकी स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन 2 है। पहला एलिमेंट क्या नाम है,
दूसरा एलिमेंट हीलियम, गुड शाबाश। तो ये हमारा हीलियम है, क्योंकि ये 2 है ना प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर भी 2। अगर प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी, ये देखो ना 2 लिखे हुए उसने, 2 नेगेटिव। आगे बात समझ। अब देखो प्रोटॉन कितने हैं 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2, टोटल चार्ज कितना होगा इसके ऊपर 0। तो वही बात साबित नहीं हो रही कि होल पूरे के पूरे एटम के ऊपर चार्ज क्या होगा, हमेशा न्यूट्रल होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा इक्वल होती है। अच्छा, लास्ट मेरे ख्याल से आ गया 7, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। आसान ही है, ये बोर्ड में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल द अदर फंडामेंटल पार्टिकल दैट लाई, जो रहते हैं विद द न्यूक्लियस आर नाउन एज न्यूक्लियस। इसको मैं समझा देता हूँ। अब ये किसकी स्ट्रक्चर है? हीलियम की, गुड शाबाश। इसके अंदर देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, और क्या है, न्यूट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, बाहर है, गुड शाबाश। तो यही बात वो कहता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल हैं एटम के, वो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा आपको शायद ना पता हो 99 पार्टिकल हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन हमारे फंडामेंटल पार्टिकल मैंने 3 ही याद रखने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के। तो कहता है कि जो भी पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ये इसकी डेफिनेशन है, बोर्ड में डेफिनेशन थी, व्हाट इज न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का लफ्ज लिख रहा है न्यूक्लियस से पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर हों, ऐसे पार्टिकल जो, उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया। एक्सेप्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, वो बाहर होता है, इसलिए हमने उसको शामिल नहीं करना। जितने भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। बेटा यहाँ तो कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है।